स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि पिछले कई वीडियोज में हमने ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड क्या है, ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, वो सारी बातें हमने किया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड का थक्का जमना क्या होता है। देखिए, जब कभी भी हमारे हाथ में या पैर में किसी भी अंग में यदि आपको देखिए कि कोई चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो उसमें देखिए ब्लड निकलने लगता है, और जब ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो वही खून जो है 2-4-6 मिनट बाद देखेंगे आप कि वहाँ पे ऐसे खून का एकदम थक्का जम गया, मतलब खून वहाँ पे इकट्ठा हो गया और वो जम गया है। उसके बाद जो है शरीर के अंदर से अब खून बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस प्रोसेस को, इसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना, मतलब ब्लड का जम जाना, उसके बाद खून बाहर न निकलना, इसको कहते हैं ब्लड का थक्का जमना। इतना समझ में आपको। अब इस ब्लड के थक्के को जमने का जो प्रोसेस होता है, देखिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन समय कितना लगता है, बहुत कम समय लगता है। 4-5 मिनट में ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस ब्लड के निकलने के प्रोसेस को, ठीक है, मतलब ब्लड के थक्का जमने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो रक्त का थक्का जमने की क्रिया को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। मतलब जितना भी क्रियाकलाप होता है रक्त के जमने में, उन सभी क्रियाकलाप को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग क्रियाकलाप। ठीक है, प्रक्रिया। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आएगा ब्लड का जमना क्या होता है। ठीक है, ब्लड का थक्का जमना क्या होता है। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ब्लड जमने में टाइम कितना लगता है। ब्लड जमने में मैक्सिमम, अधिकतम जो है 4 से 5 मिनट लगता है। ठीक है, ब्लड जमने में कितना समय लगता है? 4 से 5 मिनट जो है खून के जमने में लग जाता है। देखिए, अगर ब्लड जमे ना तो क्या हो, ब्लड निकलता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्लड का जमना बहुत जरूरी होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम सभी को समझना चाहिए कि ब्लड क्यों जम जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे शरीर में थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हमने बताया था कि प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है जो प्लेटलेट्स होता है, उसी प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को, रक्त कणिकाओं को ही क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। और जितना रक्त जमने की क्रिया में, देखिए आरबीसी भी नहीं भाग लेता है रक्त जमने में, डब्ल्यूबीसी भी नहीं लेता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स होता है वो जो है रक्त के जमने में बहुत महत्वपूर्ण अपना कार्य निभाता है। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जब कभी डेंगू हो जाता है ना किसी को, अब डेंगू बुखार हो गया, तो उसमें जो प्लेटलेट्स होता है वही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, मतलब उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स पाया जाता है ब्लड में। जब कहीं पर कट गया, मान लिया जब ब्लड कहीं पे, मतलब कहीं पे हमारे शरीर के अंग में कहीं कहीं पे कट जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है? खून निकलने लगता है और उस खून में होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स की एक खूबी होती है कि जब प्लेटलेट्स जो है वो हवा के संपर्क में आएगा, मतलब वायु के संपर्क में आ जाता है, जब प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में आपको बता दो क्या होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को जमाने की, खून को थक्का बनाने की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रक्त के थक्का बनाने में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो है ब्लड बहना, मतलब रक्त का थक्का जमता ही नहीं है और ब्लड बहता ही रहता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स जो है वो वायु के संपर्क में आया, ठीक है, इतना समझे, जब कहीं पे कट गया, खून निकलने लगा, और खून में ही तो प्लेटलेट्स पाया जाता है। और प्लेटलेट्स की ये खूबी होती है कि जब वो जो है वायु के संपर्क में आ जाएगा तो वो क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है? खून का थक्का जमाने का काम थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है। ठीक है, फिर अभी देखिए ये एक प्रोसेस हो गया, इतना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है वो देखते हैं। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन उसके बाद क्या करता है? शरीर में ही कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग जानते हैं कैल्शियम का काम होता है शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना। ये एक प्रकार का खनिज है। ठीक है, एक प्रकार का मिनरल्स है।
कैल्शियम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ संपर्क बनाता है। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास जाएगा। कहेगा भैया कैल्शियम मेरे शरीर में मतलब खून निकल रहा है, कट गया है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, चलो उसको जो है थक्का बना देते हैं, खून को रोक देते हैं। तो कहता है कि मैं कैसे करूँगा भाई, मेरा काम तो जो है शरीर को, हड्डियों को मजबूत बनाना होता है, कैल्शियम हूँ मैं। तो कहेगा नहीं चलो मेरे पास कुछ, आप चलोगे तो मेरे पास कुछ है सिस्टम, मैं व्यवस्था कर लूँगा, मेरे साथ आप रहो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम को अपने साथ ले लेता है। जब दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसी ब्लड में एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है खून में, ठीक है। तो इस प्रोथ्रोम्बिन के साथ ये दोनों मिल जाएंगे। कौन कौन मिल जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाके किसको जगाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, वो थ्रोम्बिन का इनेक्टिव रूप होता है। थ्रोम्बिन जब सोया हुआ होता है तो प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है, और प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव हो जाता है तो थ्रोम्बिन कहलाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएंगे। ये कहेंगे भैया प्रोथ्रोम्बिन उड़ जाओ महाराज, कट गया है, कट गया, चलो चलो जमा देते हैं, खून जमा देते हैं। तो ये जागता है, ये जाग जाता है, ठीक है। तो जब ये जग जाएगा, एक्टिव हो जाता है, जब यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, जाग जाता है, तब ये थ्रोम्बिन कहलाता है, ठीक है। और थ्रोम्बिन का काम भी क्या होता है, थ्रोम्बिन का काम भी रक्त का थक्का जमाने का ही काम होता है। और थ्रोम्बिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम्स होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। खून में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम्स है। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, मतलब अब जो है थ्रोम्बिन हो गया। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, ब्लड को जमाएगा। अब यही थ्रोम्बिन जो है, तीसरे स्टेप में देखते हैं, यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से संपर्क करता है। ब्लड में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन एक प्रकार का क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ जाके संयोग कर लेगा, जाके जुड़ जाएगा, इनको अपने साथ मिला लेगा। जब देखिए थ्रोम्बिन का काम भी ब्लड का थक्का जमाना है, और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसका काम भी ब्लड का थक्का जमाना है। यहाँ पे डबल पावर हो गई, ठीक है। मतलब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो ताकतवर लोग जब जुड़ जाएंगे तो रक्त का थक्का बहुत जबरदस्त बनाएंगे। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फाइब्रिन बना देते हैं। फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन का मतलब होता है एक प्रकार की जाली, रेशे की। हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें रेशा पाया जाता है, और वो ब्लड में होता है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब मिल जाएंगे तो इससे प्रकार का क्या बनाते हैं, तो फाइब्रिन बना देते हैं। और फाइब्रिन का मतलब होता है जाली, तो फाइब्रिन बना दिए, ठीक है। अब चौथे स्टेप में देखते हैं, फाइब्रिन का मतलब होता है जाली। और इसी जाली, जैसे क्या है मैं आपको समझा दूं, जैसे नाली होती है, घर का जो पानी निकालने के लिए नाली होती है, उसमें देखे होंगे कि जाली लगा दी जाती है। तो जाली जब लग जाती है, ये ऐसे ऐसे, इसका बनावट भी ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे। ये फाइब्रिन का जो बनावट होता है ब्लड में ऐसे ही पाया जाता है, ये देखेंगे माइक्रोस्कोप से। तो ये जो जाली होता है, इसी जाली में जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी आगे फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं, जब ये फंस जाएंगे तो क्या होगा, नाली बंद हो जाएगी, जाली बंद हो जाएगी। मतलब जो पीछे का खून है, जो आने वाला खून है, वो अब इधर बहने नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये बंद होकर दिया, इन्होंने जाली को क्या कर दिया, जितने भी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड आरबीसी हैं वो इस जाली में जाके फंस गए, और फंस गए तो पीछे का जो ब्लड है वो आगे नहीं निकल पाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड निकलना बंद होता है, उसके बाद क्या करेगा, जो ऊपर ब्लड हमारे त्वचा के ऊपर रहता है वो सूख जाता है, सूख जाता है। उसके बाद सूखने के बाद रक्त का थक्का, उसी को कहते हैं कि रक्त का थप्पा जम जाए। 2 दिन बाद उसको देखेंगे पपड़ी उतर जाएगी, निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लड का थक्का जमना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट की विशेषता होती है कि जब ये वायु के संपर्क में आ जाएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने का काम थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, दोस्ती बना लेता है, दोस्ती बना के जाता है प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ होता है,
इनएक्टिव होता है तो इस प्रोथ्रोम्बिन को ये दोनों जाके जगा देंगे। जब ये दोनों जगा देंगे जाता है थ्रोम्बिन, मतलब एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाएगा मतलब ये अपना कार्य करने लगेगा, मतलब ये जो है ब्लड को जमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन के साथ संयोग कर लेता है। दोनों बहुत जबरदस्त पावर वाले, दोनों के पास जो है ब्लड का थक्का दबाने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे डबल पावर हो जाती है, जिससे कि ये बन जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन का मतलब देखिए, थ्रोम्बिन मान लो एक लंबी वाली होगी और फाइब्रिन जो है ऐसे होगी, तो दोनों मिल गए तो एक जाली बन गई। जाली बन गई ना, तो यही फाइब्रिन जो है एक प्रकार की जाली होती है। इसी जाली में जो है ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है वो आके फंस जाते हैं। तो पीछे से जो ब्लड आके बाहर निकलना होता है वो नहीं निकल पाता, क्योंकि ये जाली हो जाती है बंद पूरी तरीके से। इस जाली में प्लेटलेट्स जितने भी रुधिराणु होते हैं वो फंस जाते हैं, तो जो है अंदर का खून जो है बाहर नहीं निकल पाता। इस तरीके से खून निकलना बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ब्लड ऊपर निकला हुआ है वो क्या करता है, वो सूख जाता है, वो उसी को कहते हैं ब्लड का थक्का जमना। तो इस तरीके से आपने रक्त का थक्का जमना पूरा समझ लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो कौन जो है प्रोटीन है, कौन एंजाइम्स है और कौन जो है ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करने वाला है, कौन नहीं है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि ब्लड का थक्का जमाने में कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से जो प्लेटलेट्स थे वो काम कर रहे थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यदि कोई पूछे कि बताइए आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स कौन रुधिराणु था जो ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता था, तो आप कहेंगे कि प्लेटलेट्स था, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स था। ठीक है, ना तो आरबीसी ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ना तो डब्ल्यूबीसी। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। उस प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा रुधिराणु करता है, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। कौन कौन से प्रोटीन ऐसे थे जो कि ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करते थे, खून का थक्का जमाने में हेल्प करते थे, तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये कहाँ से प्राप्त की जाती है, लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, लीवर में। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और दोनों जो है थक्का बनाने में बहुत जबरदस्त हेल्प करते हैं, मतलब थक्का बनाने की जबरदस्त क्षमता होती है इनमें। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें कौन सा ऐसा तत्व या कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा तत्व या खनिज है या धातु है जो कि रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन कौन सा था, तो विटामिन के। हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा है कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, रक्त का थक्का कौन जमाता है, विटामिन के। ठीक है, मतलब ब्लड जमता क्यों है, विटामिन के की वजह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रक्त का थक्का विटामिन के क्या है, इसमें मतलब कहाँ पे जम जाता है। देखिए, कभी कभी यदि रक्त का थक्का जम जाए ब्लड में, मतलब नसों में यदि रक्त का थक्का जम जाए तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, वहाँ पे थक्का जम जाएगा और जो आने वाला ब्लड है जो कि फ्लो कर रहा है आगे की ओर, वो क्या है, उसको तोड़कर नहीं जा सकता आगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त का, जैसे ये नाली बनी हुई है, ये नाली बनी हुई है, यहाँ पे ये नस है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड का थक्का जम गया, रक्त जम गया यहाँ पे विटामिन के की वजह से। ठीक है, अब इधर का जो ब्लड जा रहा है, आगे जाना है, इधर का जो ब्लड जा रहा है वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रक्त का थक्का जमा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बनेगा। और हम जानते हैं कि जब धमनियों में रक्त बहता है, मतलब रक्त फ्लो करता है, आगे की ओर जाता है, तो वो 120 की स्पीड से जाता है, और जब वापस आता है तो 80 की स्पीड से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 की स्पीड से ब्लड जा रहा है, आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा नस में, और नस क्या हो जाएगी, नस जाएगी फट, नस फट जाती है। तो इसको कहते हैं हैमरेज होना। हैमरेज होना, जहाँ आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज होता है, मतलब दिमाग की नसें फट जाती हैं। वो क्यों फट जाती हैं, उनकी नसों में जो है रक्त जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, और रक्त का थक्का बन जाने की वजह से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो फ्लो नहीं कर पाता, और उनकी नसों में, ब्रेन की नसों में, मस्तिष्क की नसों में क्या हो जाता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो नसें फट जाती हैं।
अब देखिए थक्का कहाँ पर जमेगा, शरीर की जो नसें हैं वो मोटी होती है, लेकिन जो ब्रेन की नसें होती हैं वो बहुत पतली नसें होती हैं, वो जो है ब्लड के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फट जाती हैं। तो इस तरह के ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, तो किस वजह से ऐसा होता है, तो वो विटामिन के की वजह से होता है, मतलब रक्त का थक्का जमने की वजह से होता है। अब इतना जानने के बाद हमें जानना होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग मतलब होता है रक्त का थक्का जमने से रोकना। एंटी क्लॉटिंग का मतलब रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ तत्व। तो एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो कि रक्त का थक्का जमाने से जो है वो रोकता है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे रहते हुए रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन जब ब्लड में रहता है, इसीलिए आप देखे होंगे कि नसों में खून नहीं जमने पाता है। नसों में खून नहीं जमने पाता है। किस वजह से नहीं जमने पाता है, हिपेरिन की वजह से। हिपेरिन कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जो है जमने नहीं दूंगा, मैं रक्त को थक्का नहीं जमने दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि जितने ये रोगाणु, प्रोटीन, धातु, विटामिन जितने भी हैं, ये सब कहते हैं नहीं मैं रक्त का थक्का जमाऊंगा। और ये जो एंटी क्लॉटिंग हिपेरिन है ये कहता है मेरे रहते हुए रक्त का थक्का मैं नहीं जमने दूंगा। तो इनकी और इनकी बहुत पक्की दुश्मनी है, हिपेरिन की और जो ये ऊपर वाले हैं इनकी बड़ी दुश्मनी है। तो कहता है ठीक है नहीं जमने दोगे, कहता है हाँ नहीं जमने देंगे, यदि मेरे रहते हुए जाओ तुम लोगों को मैं ऐसा नहीं, मतलब हिपेरिन जो है एंटी क्लॉटिंग है, मतलब हिपेरिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। हिपेरिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, इसलिए देखे होंगे कि नसों में सामान्यतः खून नहीं जमता। यदि खून जम जाए ना, थक्का जम जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाए। तो ये जमता कब है, मतलब अभी हमने पढ़ाया कि ब्लड का थक्का जम जाता है ताकि खून न निकले, और ये कहता है हम नहीं जमने देंगे। तो ये वहां जमता है जहां ये वायु के संपर्क में आ जाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, खून कहीं पे आपका किसी अंग में कट गया और वहां पे ब्लड निकलने लगा, तो ब्लड निकला तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है। और ये क्या कहता है कि यदि मैं वायु के संपर्क में आ गया तो मर जाऊंगा। तो हिपेरिन जब वायु के संपर्क में आ जाता है तो वहीं पे मर जाता है। जब हिपेरिन मर जाएगा तो ये लोग रक्त का थक्का जमा देंगे, कहेंगे चलो तुम कह रहे थे हम नहीं जमाने देंगे, अब तुम गए बेटा, अब तुम्हारे ऊपर हम जमाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए रक्त का थक्का जम जाता है। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। पहली चीज तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं जमता है मैं आपको बता दूं। उसमें हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, और हिपेरिन क्या करता है, वो कहता है हम रक्त का थक्का नहीं जमने देंगे। तो ये जमता कब है, हिपेरिन जब वायु से संपर्क करेगा तभी रक्त का थक्का जमेगा। तो हम जानते हैं कि नसों में वायु जाने का कोई मार्ग नहीं हमारे शरीर में। मुंह के माध्यम से वायु जाती है तो वो नस में नहीं जाती, मतलब नस में वायु जाने का कोई मार्ग नहीं है। तो वायु के संपर्क में हिपेरिन आता ही नहीं है। जब हिपेरिन नहीं आएगा वायु के संपर्क में तो ये मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं तो ये लोग रक्त का थक्का नहीं जमा पाएंगे। जब ये मरेगा हिपेरिन तभी ये लोग रक्त का थक्का जमा पाएंगे। ठीक है, मतलब ये जमा कब, हिपेरिन मरा कब, जब खून बहने लगा और ये जो है वायु के संपर्क में आ गया तो ये मर गया। जब ये मर गया तो ये लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र हो गए, कहें जाओ बेटा अब हम तुम्हारे ऊपर रक्त का थक्का जमाएंगे। तो इसलिए ब्लड का थक्का जम जाता है, खून बहने से रुक जाता है और आदमी की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जैसे प्रैक्टिकली कभी आप देखे होंगे कि जब इंजेक्शन में वैक्सीन या कोई दवा भरता है डॉक्टर, तो दवा भरने के बाद क्या करता है, उस इंजेक्शन को ठोंक देता है ऐसे, उसमें क्या करता है कुछ दवा भी निकाल देता है। मतलब वो क्या निकाल रहा है, वो वायु निकाल रहा है, उसमें की जो एयर भरी हुई है, जो इंजेक्शन में एयर भरी हुई है उस एयर को निकाल रहा है। वो जानता है कि यदि एयर ये चला गया नस में और खून में हिपेरिन के साथ संपर्क कर लिया तो क्या हो जाएगा, वहां पे थक्का जम जाएगा। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई इंजेक्शन लगा देते हैं तो वहां पे देखिए जी कि वहां पे गांठ पड़ जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है, कहते हैं खून जम गया, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया खून जम गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे वो इंजेक्शन में वायु थी, एयर भरा हुआ था, उस एयर के साथ उसने इंजेक्शन नस में डाल दिया तो वायु के संपर्क में आने से हिपेरिन जो है मर गया। और जब हिपेरिन मर जाएगा तो ये सब क्या करेंगे, वहां पे रक्त का थक्का जमा देंगे, तो वहां पे गांठ पड़ जाती है, दर्द करने लगता है। तो कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत दर्द करता है, क्या करें। तो डॉक्टर जानता है कि हमारी गलती से हुआ, हम क्या बताएं। तो कहता है ऐसा है, इसमें गर्म पानी से थोड़ा सा धो लेना। ठीक है, तो ये होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे
जैसे ग्लूकोज चढ़ता है तो ग्लूकोज में देखे होंगे पूरा ग्लूकोज नहीं खत्म होने देता, उसके पहले ही ग्लूकोज निकाल लेते हैं। क्यों? उसमें कुछ रह जाता है। वो जानता है कि यदि मैं इसको पूरा खत्म होने के चक्कर में छोड़ के चली गई, नर्स कहीं भी चली गई, तो क्या हुआ, वहाँ पे एयर भी चला जाएगा, उसमें वायु भर जाएगी ना ग्लूकोज के डिब्बे में, और एयर चला जाएगा उसके खून में, तो पूरा का पूरा उसका खून जम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खून में हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आने से जम जाता है। जब हिपेरिन मरा नहीं कि ये लोग जमा देंगे खून को, तो पूरे नस में खून जम जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ग्लूकोज में थोड़ा सा दवा रहती है, तभी उसको ग्लूकोज को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझे कि हिपेरिन क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया। किसी किसी के शरीर में ये हिपेरिन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि ये वायु के संपर्क में आने पर भी नहीं मरता है। ठीक है, ये नष्ट नहीं होता है, तो उस व्यक्ति का खून नहीं जमता है और वो खून लगातार बहता रहता है, तो इसको कहते हैं हीमोफीलिया। मतलब ब्लड का न रुकना, ब्लड का थक्का ना जमना, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। वो किस वजह से होता है? वो होता है हिपेरिन जो है जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और हिपेरिन कहने का मतलब वायु के संपर्क में आने के बाद भी जब ये नहीं डेड होता है, नहीं मरता है, नहीं इनएक्टिव होता है, तब जो है ऐसी कंडीशन आती है कि ब्लड जो है वो बहता रहता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन ये कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं लीवर में। समझ गए? लीवर में बनते हैं, लेकिन काम जो होता है, हिपेरिन का काम होता है ब्लड का थक्का ना बनने देना, एंटी क्लॉटिंग है, और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना। तो ये एंटी क्लॉटिंग होता है हिपेरिन, और ये क्लॉटिंग होते हैं जितने भी ऊपर लिखे होंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरा रक्त का थक्का क्यों जमता है ये समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपसे एक बात कहनी है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।